जब जब किया है अपने पंखों पर विश्वास, दूर दूर तक हो गया है बस उनका ही आकाश। जी हाँ, नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूँ सुशील शुक्ला और आप देख रहे हैं मुझे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है इंग्लिश इज इजी विद सुशील। डियर फ्रेंड्स, हमने सिंथेसिस की जो सीरीज शुरू की है, आज उसका तीसरा पार्ट है। मीन्स दिस इज द थर्ड वीडियो लेक्चर ऑफ द सीरीज ऑफ सिंथेसिस। सो इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कैसे एक फाइनाइट वर्ब को हम हटा करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे फाइनाइट वर्ब्स को नॉन फाइनाइट वर्ब बना करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, सब कुछ बहुत आसान है, बस थोड़ी सी ध्यान देने की बात है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारी जो हेडिंग है वो वही पार्ट 3 सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, और फिर वही चीज कि टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, मीन्स दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके कैसे हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। बस थोड़ा सा बदला हुआ विषय वस्तु है कि हम फाइनाइट वर्ब को हटा करके, इसके पहले हम वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि हम अभी तक फाइनाइट वर्ब को हटाते नहीं थे, बल्कि हम उन्हें नॉन फाइनाइट वर्ब्स बनाते थे। और आप जानते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स तीन होती हैं, जिनमें पार्टिसिपल तीन हो जाती है: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके, इन्फिनिटिव और जिरंड का प्रयोग करके, यानी 5 तरह से हमने फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब बनाकर दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा था। बट इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ कैन वी कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। किसकी मदद से? फाइनाइट वर्ब को हटा करके। आप अगर जानना चाहें तो सबसे पहले आप जान लें कि हम सबसे पहले बाय यूजिंग केस इन एपोजिशन का प्रयोग करेंगे। केस इन एपोजिशन, ये हमारा आज का पहला सेगमेंट होगा। और दूसरा होगा बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बिकल फ्रेज। तीसरा हम देखेंगे बाय यूजिंग प्रीपोजिशन, और फोर्थ देखेंगे बाय यूजिंग एडजेक्टिव, और फिफ्थ देखेंगे बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। सो इन पांचों की मदद से कैसे हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को फाइनाइट वर्ब को हटा करके, क्योंकि आप जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस वही सेंटेंसेस हैं जिनमें केवल एक फाइनाइट वर्ब है, एक फाइनाइट वर्ब से अधिक फाइनाइट नहीं हो सकती है। तो हमको एक फाइनाइट को हटाना होगा और उनमें हमारी मदद करेंगे ये पांचों। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अंग्रेजी को बहुत ही आसान भाषा में सीखते हैं, और ये उन सबका प्लेटफॉर्म है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, वास्तव में जो कुछ सीखना चाहते हैं, जो गहराई तक जाना चाहते हैं, उन सबके लिए ये प्लेटफॉर्म मैंने तैयार किया है। और इससे जुड़े तमाम जितने भी लोग हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। एंड उसके बाद आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो ये दीज वी हैव टू लर्न टुडे, एंड इनका हम प्रयोग करके कैसे, बाय यूजिंग देम हाउ कैन वी कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। सो द फर्स्ट वन यू सी, पहला हमारा जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पे बाय यूजिंग केस इन एपोजिशन। तो थोड़ा सा हम थोड़ा सा इस पर थ्रो लाइट करके हम इसका यूज आपको बता देंगे कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस इसके प्रयोग से एक सिंपल बन जाते हैं। तो सबसे पहले हमको आपको लिखना है बाय यूजिंग केस इन एपोजिशन। थोड़ा सा थ्रो लाइट करूंगा मैं। अच्छा, ये है क्या? आपने नाउन जाना होगा, नाउन जानते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। आपने काइंड्स ऑफ नाउन जाने होंगे, 5 काइंड्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। आपने यूजेस ऑफ नाउन देखे होंगे। अब यूजेस ऑफ नाउन क्या है, ये थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए नई बात हो,
बट डोंट वरी, यूजेस ऑफ नाउन क्या होते हैं, ये नाउन कितने प्रकार से यूज में आते हैं, बेसिकली हम इंग्लिश में नाउन को किस तरह से यूज करते हैं, उनको अप्लाई करते हैं, ये यूजेस ऑफ नाउन है ना। यूजेस ऑफ नाउन में अगर आप जाएं तो हम सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में नाउन को यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में नाउन को यूज करते हैं, पॉजिटिव केस के रूप में नाउन को यूज करते हैं, और केस इन अपोजिशन के रूप में नाउन को यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब के रूप में नाउन को यूज करते हैं, और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में नाउन को यूज करते हैं। तो नाउन को यूज करने का 6 तरीके होते हैं, यानी नाउन के काइंड्स जो हैं, काइंड्स ऑफ नाउन वो 5 है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। But the uses of noun, there are 6 uses of noun, and they are subject of the verb, object of the verb, possessive case, case in apposition, and complement of the verb, and last one is the nominative absolute. So there are 6 uses of noun, but I don't want to tell you the uses of noun, and I don't want to go very deep in the uses of noun, but I have to tell you only this one, by using case in position. So this is also case of noun, means this is also the use of noun, ये noun का use है। अच्छा, ये है क्या, ये है कि जब दो संज्ञाएं एक ही व्यक्ति या वस्तु को प्रकट करें तो केस इन एपोजिशन का प्रयोग होता है। थोड़ा सा हम आपको बता दें, एक शब्द आपने सुना होगा ऑपोजिट, ये आपने जाना होगा, ऑपोजिट एंटोनिम को कहते हैं, विलोम को कहते हैं। अच्छा, अपोजिट का अपोजिट क्या होता है, वो होता है अपोजिट। एक बार क्वेश्चन पेपर में एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में इसका एंटोनिम पूछा गया था, अपोजिट का एंटोनिम क्या होता है, अपोजिट होता है। मतलब विलोम, ये मतलब क्या है, ये समानार्थी है, ये क्या है, ये विलोम है, ये विपरीत है, ये बल्कि समानार्थी है, समान अर्थ दिखाता है, समान भाव, अर्थ, शब्द सब कुछ समान होता है। अब जैसे यहाँ पे क्या कहा गया है, ये जब दो संज्ञाएं क्या है, अब जानते हैं, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी व्यक्ति, स्थान अथवा भाव का नाम संज्ञा होती है। तो अब सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे लिखा राजेंद्र प्रसाद, आप इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि राजेंद्र प्रसाद एक व्यक्ति का नाम है और राजेंद्र प्रसाद क्या है, एक संज्ञा है। फिर हमने यहाँ पे कॉमा का यूज किया, ये देखिए, और इसके तुरंत बाद हमने लिख लिया द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये मैंने दूसरी नाउन लिखी, ये पदनाम है, और किसी का पदनाम भी संज्ञा होती है, व्यक्ति, स्थान, तो भाव का नाम सब संज्ञा है, ये भी संज्ञा, ये भी संज्ञा। अच्छा, ये राजेंद्र प्रसाद कौन है, ये वही व्यक्ति है। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, वही व्यक्ति है। मतलब राजेंद्र प्रसाद वही व्यक्ति है, और द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मीन्स भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ये भी वही व्यक्ति है। सेम मैन को ये दोनों संज्ञाएं प्रकट कर रहे हैं। और मैंने यही कहा था कि जब दो संज्ञाएं एक ही व्यक्ति या वस्तु को प्रकट करेंगे तो वो केस इन पोजिशन होगा। अच्छा, केस इन पोजिशन को पहचानने का बहुत सीधा तरीका है कि दोनों संज्ञाएं एक साथ प्रयुक्त होंगी, उनके साथ कॉमा लगा रहेगा, ये देखिए कॉमा। अब यहीं पे हम आगे सेंटेंस बढ़ा दें, वाज ए ग्रेट मैन, तो राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी राजेंद्र प्रसाद और भारत के प्रथम राष्ट्रपति दोनों एक हैं, और ये कौन थे, वाज अ ग्रेट मैन, एक महान व्यक्ति थे। तो जब ऐसी कंडीशंस आती हैं कि दो संज्ञाएं एक साथ प्रयुक्त होती हैं और उनके साथ कॉमा का यूज हुआ होता है, तो वो संज्ञाएं केस इन पोजिशन में होती हैं, यानी एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही भाव, एक ही अर्थ को प्रकट करती हैं, तो उनको हम साथ साथ रख सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम इंदिरा गांधी लिख सकते हैं, इंदिरा गांधी को और कुछ लिखा जा सकता है, यस लिखा जा सकता है, यहीं पे हमने कॉमा कर दिया, द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इंदिरा गांधी कौन थी, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी, वाज अ बोल्ड लेडी, वो एक बोल्ड लेडी थी, मीन्स बहादुर स्त्री थी। तो इंदिरा गांधी, देखो हमने यहाँ पर कॉमा लगा दिया, यहाँ फिर हमने एक नाउन लिखी, ये पद नाम है, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मीन्स
भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, हमने फिर कॉमा लगाया है। तो ये और ये एक ही व्यक्ति है, और एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति को शो कर रहा है और साथ साथ प्रयुक्त हुआ है, कॉमा का यूज किया गया है, मतलब ये केस इन अपोजिशन की कंडीशन में है। अच्छा, इसका प्रयोग करके कैसे हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल बना सकते हैं। यू सी, देखो आसान सब कुछ है, बस मुश्किल की बात है कि हमें तरीके नहीं मालूम होते। किसी भी चीज को ना तो समझने के तरीके मालूम है, हमने एक कॉन्सेप्ट बना लिया है कि कोई चीज कठिन है। नो, इस संसार में कुछ भी कठिन नहीं है। बस कठिन है कि अपने आप को आप दृढ़ निश्चयी बना लें। आप एक एक टारगेट बना लें कि हमें ये करना है, आई हैव टू डू दिस। अगर आपने ये कर लिया तो यकीन मानिए कि कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इसको जरा हम एनालिसिस करते हैं। देखो, इस पहले सेंटेंस का हम एनालिसिस करते हैं, इसको दो सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ हमने लिख दिया राजेंद्र प्रसाद was a great man। ये हमारा पहला सेंटेंस है, राजेंद्र प्रसाद was a great man, यहीं पे हमने फुल स्टॉप कर दिया। एंड सेकंड क्या कर दिया कि he was the first president of India। अब देखिए हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं। The first one sentence you can see Rajendra Prasad was a great man, and the second one sentence you see he was the first president of India। ये तो इसका एनालिसिस किया हमने। दिस इज एक्चुअली द एनालिसिस ऑफ द सेंटेंस। एंड नाउ वी हैव अ सेट ऑफ सेंटेंस। हमारे पास अब एक सेट ऑफ सेंटेंसेस है, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है। अच्छा, अब इसको आप अगर एक करना चाहें, सेंटेंस मतलब एक सिंपल सेंटेंस बनाना चाहें, तो आप जानते हैं कि दोनों एक सिंपल है, एक फाइनाइट वर्ब यहाँ है, एक फाइनाइट वर्ब यहाँ है। अच्छा, जब आप सिंपल बनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा एक ही फाइनाइट वर्ब आप ला सकते हैं। तो क्या करना है, देखिए कि क्या ऐसी कोई कंडीशन है कि जहां पर दो संज्ञाएं एक ही व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा कर रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल है। यहाँ पे आप देखिए राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद कौन थे? द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आप एक काम करिए, आप राजेंद्र प्रसाद लिखिए और उसके बाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कॉमा लगा कर फिर लिख दीजिए, फिर कॉमा लगा दीजिए, और उसके बाद बचता क्या है? ये तो खत्म हो गया, क्योंकि इसने इसके संपूर्ण भाव को प्रकट कर दिया। बचा क्या? वाज ए ग्रेट मैन। आपका एक सिंपल सेंटेंस तैयार हो गया। अर्थात यहाँ पे हमको लिखना है राजेंद्र प्रसाद, और फिर हमने एक कॉमा किया, फिर हमने लिखा द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर हमने कॉमा किया वाज अ ग्रेट मैन। ये आपका सिंपल सेंटेंस तैयार हो गया। सो यू बेटर अंडरस्टैंड कि कैसे हमने केसी ने पोजिशन का प्रयोग किया, और केसी ने पोजिशन के प्रयोग के द्वारा हमने कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। अच्छा, दूसरे पे आते हैं, दूसरे का भी हम एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे लिखा इंदिरा गांधी द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमने यहाँ पे लिखा कि इंदिरा गांधी, इसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, इंदिरा गांधी, और फिर हमने आगे बढ़ के लिखा कि वाज अ बोल्ड लेडी, फुल स्टॉप। और दूसरा हमने लिखा कि सी वाज द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। Yes, very easy to combine both the given simple sentences. You see there is a finite verb here, there is a finite verb here, and आपको क्या करना है? What you have to do? You have to do very simple thing, that कि आपको दोनों ऐसी संज्ञाएं को एक साथ लिख देना है जो एक ही व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा कर रहे हो। तो अब मैं समझता हूं कि आप इसको कर चुके होंगे। यहाँ पे आपने लिखा इंदिरा गांधी, एंड फिर आपने एक कॉमा किया, ये कॉमा, एंड उसके बाद द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फिर आपने कॉमा किया वाज अ बोल्ड लेडी। तो ये दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका है, जिसमें हम फाइनाइट वर्ब को हटा देते हैं। और ये तरीका है केस इन पोजीशन का। और केस इन पोजीशन क्या है? संज्ञा का एक प्रयोग है, क्योंकि संज्ञा 6 प्रकार से प्रयुक्त होती है, 5 प्रकार की होती है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। जबकि संज्ञा का अगर आप प्रयोग जानना चाहें तो वो 6 प्रकार से प्रयुक्त होती हैं, जिनमें सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब,
पॉजिटिव केस, केस इन पोजीशन एंड नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। तो हमने उनमें से एक प्रयोग लिया केस इन पोजीशन का, और केस इन पोजीशन के प्रयोग द्वारा हमने दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। होप यू अंडरस्टैंड, आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे, और भी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चंस आप क्रिएट जरूर करेंगे, और उन सारे प्रश्नों का आप सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे। यदि आपको कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस लिख सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू गिव योर आंसर। अच्छा, आगे आते हैं हम नेक्स्ट वन पे, और नेक्स्ट वन हम जो है देखने जा रहे हैं कि कैसे हम बाय यूजिंग केस इन पोजीशन के बाद नेक्स्ट वाले पे कैसे उसका प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बिकल फ्रेज। ये हमारा दूसरा प्रयोग है। इसके प्रयोग द्वारा भी हम दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे? सबसे पहले थोड़ी सी हम कोशिश करेंगे कि आपको एडवर्ब क्लियर हो जाए। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब वो है जो क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता प्रकट करना। जैसे हमने यहाँ पे लिखा वह बहुत जोर जोर से बोलता है। डियर फ्रेंड्स, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अंग्रेजी को आप बहुत ही आसान भाषा में सीखते हैं। मैं आपको यहाँ पे कोशिश करूंगा कि आपको एडवर्ब पहले क्लियर हो, ताकि आप एडवर्ब का यूज करके कैसे दो या दो से अधिक सिंपल को मिला करके एक सिंपल बनाए। यहाँ पे लिखा है कि वो आप बहुत जोर जोर से बोलता है। आप जानते हैं ये बोलना क्रिया है, दिस इज वर्ब, राइट? ये वर्ब है, एंड इस बोलने की जो विशेषता है वो क्या है? जोर जोर से। ये तो ये क्या है? ये एडवर्ब है। एक्चुअली जो वर्ब में कुछ ऐड करे, यानी वर्ब की विशेषता प्रकट करे कि क्रिया हुई, कार्य हुआ, पर कैसे हुआ, और यही कैसे हुआ कार्य, यही क्या है? यही एडवर्ब है। अब जैसे आप जानते हैं जोर जोर से लाउड होता है, लेकिन इसी में हम ly को ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा लाउडली। एंड आपको बता दूं, इसे कहते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। ये मैनर की बात करता है, व्यवहार की बात करता है। ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर है। आपने बहुत सारे ऐसे सुने होंगे जिनमें ly को ऐड किया जाता है। आपने लाउड से लाउडली बनाया होगा, एग्जैक्ट से एग्जैक्टली बनाया होगा, डेफिनेट से डेफिनेटली बनाया होगा, स्लो से स्लोली बनाया होगा, फास्ट से फास्टली बनाया होगा। ऐसे बहुत सारे एडवर्ब्स हैं जिनमें आप ly का प्रयोग करते हैं। एक्चुअल से एक्चुअली बनाया होगा, तो सर्टेन से सर्टेनली बनाया होगा। तो ly का यूज करके आप एक एडवर्ब बना लेते हैं, उसे हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर कहते हैं। अब इसका प्रयोग करके हमको दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल बनाना है, एंड बिलीव मी कि आप बनाएंगे। देखते हैं कैसे। तो ये क्या है? ये तो एडवर्ब है, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं, और इसी को हम एडवर्ब कहते हैं। अब थोड़ा सा आपको मैं ध्यान यहाँ पे लेना चाहूंगा। जस्ट फोकस योर माइंड हियर। यहाँ पे क्या करना है? जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा है कि दिस इज सर्टेन। यहाँ पे हमने लिखा दिस इज सर्टेन, और आगे दूसरा सेंटेंस लिखा ही विल पास दिस ईयर। ये निश्चित है, सर्टेन है, वो इस साल पास हो जाए। अब आप देखिए, हम इनमें से एक फाइनाइट वर्ब यहाँ है, दूसरी फाइनाइट वर्ब यहाँ है। तो हमने क्या करना है कि हम जब सिंपल बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम एक ही फाइनाइट वर्ब रख सकते हैं, इसलिए बहुत आसान है। क्या आप सर्टेन को सर्टेनली नहीं बना सकते? क्या बना सकते हैं? तो जब सर्टेन सर्टेनली बन जाएगा तो फिर दिस यानी इस वर्ब का कोई काम नहीं है। ये ऐसे हो जाएगा ही विल पास दिस ईयर सर्टेनली, या ऐसे भी लिख सकते हैं सर्टेनली कॉमा ही विल पास दिस ईयर। आशा करता हूं कि आप अंग्रेजी को आसान भाषा में सीख रहे होंगे, और यही मेरा लक्ष्य है। रिमेंबर, दिस इज सुशील शुक्ला's क्लास, एंड यू नो वेल इंग्लिश इज इजी विद सुशील। तो अंग्रेजी मेरे साथ
एक और लेते हैं हम क्वेश्चन, जैसे ही अराइव्ड इन द मीटिंग, मीटिंग में वो पहुंचा, ही वॉज पंक्चुअल। अब आपने माइंड मेकअप जरूर कर लिया होगा और मुझे विश्वास है कि आप पंक्चुअल को पंक्चुअली बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है वो मीटिंग में पहुंचा, वह पंक्चुअल था, तो आप आराम से लिख सकते हैं कि ही अराइव्ड इन द मीटिंग पंक्चुअली। या ऐसे आपसे दिया जाए कि ही वाज स्पीकिंग ऑन द स्टेज, वो स्टेज पर बोल रहा था, फुल स्टॉप। एंड दूसरा सेंटेंस मैं आपसे बोलूं कि हिज वॉइस वाज वेरी लाउड, उसकी आवाज़ बहुत लाउड थी। तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, लाउड को आप लाउडली तो लिख सकते हैं ना, तो आप ये लिख सकते हैं कि ही वॉज स्पीकिंग इन द मीटिंग ऑन द स्टेज वेरी लाउडली। तो कहने का मतलब ये है कि एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर एलवाई का यूज करके आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, और नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन का यूज। कैसे आप प्रीपोजिशन का यूज करके, एक चैलेंजिंग टॉपिक होता है प्रीपोजिशन। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रीपोजिशन से बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं एंड बड़ा रोल प्ले करता है प्रीपोजिशन इंग्लिश में। इसका यूज एक चैलेंजिंग टॉपिक है। मैं आपको कोशिश करता हूं कि प्रीपोजिशन पे एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं, बट रिमेंबर कि हमें प्रीपोजिशन पे एक सेपरेट वीडियो आपके लिए वीडियो लेक्चर अपलोड करना है। मैं आपके लिए वेरी सून आई अपलोड वीडियो लेक्चर ऑन प्रीपोजिशन। लेकिन आज एक वेरी शॉर्ट ओवरव्यू आपको दिखाता हूं मैं क्या होता है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का प्रयोग करके मीन्स बाय यूजिंग प्रीपोजिशन how can we combine two or more simple sentences into one simple sentence by using preposition। तो preposition का प्रयोग करके कैसे हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस। अच्छा, एक्चुअली ये क्या होते हैं, ये संबंध कारक होते हैं। ये संज्ञाओं और दो संज्ञाओं के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। अब जैसे मैं कहूँ कि ये दिस मार्कर, आप देख रहे होंगे कि दिस मार्कर इज ऑन माई पाम, ये मार्कर मेरे पाम में है, पाम पर है, हथेली पर है। और अगर मैं ये हथेली सिर्फ ऐसे बंद कर दूं ऐसे, तो अब ये हो गया दिस मार्कर इज इन माई पाम। यू अंडरस्टैंड? या ऐसे हो कि मैं एक कुर्सी पर बैठा हूं, अब मैं प्रीपोजिशन का यूज ही कर रहा हूं। अब मैं कुर्सी पर बैठा हूं और उस कुर्सी में हत्था नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, उसमें हत्था नहीं। एंड अगर हत्था है तो आई एम सिटिंग इन द चेयर। तो ये प्रीपोजिशन का यूज है। ऑन, ओवर, आफ्टर, बिफोर, सिंस, इन, इनटू, एट, बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं। अच्छा, प्रीपोजिशन इतना तो आप जान गए कि संबंध कारक है, दो संज्ञाओं के बीच में संबंध दर्शाते हैं। दे एक्चुअली shows the relationship between two nouns। and वहाँ पे क्या होता है कि the book is on the table, the book is on the table, book on the table है, and the cat is under the chair, under the table। ऐसे ऐसे कहने का मतलब ये है कि ये रिलेशनशिप दिखाते हैं, संबंध कारक दिखाते हैं। एक्चुअली प्रीपोजिशन 3 काइंड्स होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के प्रीपोजिशन, 3 प्रकार के होते हैं। आप जान लें, और अगर आप जानते हैं पहले से तो अच्छी बात है। 3 प्रकार के होते हैं। एक सिंपल प्रीपोजिशन होता है। कौन सा प्रीपोजिशन होता है? सिंपल प्रीपोजिशन होता है। आप प्रीपोजिशन पूरा मानिएगा, मैं इतना लिख रहा हूँ। दूसरा होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन। और तीसरा होता है, आप कतई कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन कहने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि तीसरा होता है फ्रेज प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशन, ये 3 प्रीपोजिशन होते हैं। और इनका प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके कैसे सिंपल बनाते हैं। अच्छा, सिंपल प्रीपोजिशन कौन से होते हैं? वे प्रीपोजिशन जो अकेले आते हैं, जैसे इन होता है, टू होता है, एट होता है, विद होता है। मैं सिर्फ एक सिंपल ओवरव्यू दे रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा है कि एक सेपरेट वीडियो लेक्चर आपके लिए मुझे बनाना पड़ेगा और वो प्रीपोजिशन पे होगा, और ये निश्चित रूप से आपकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। So wait, and definitely
I'll keep my promise and make a separate video lecture on preposition, and preposition का करेक्ट यूज आप करना जानेंगे. तो ये इन टू, एट, विद, आप, ऑन, ये इस तरह के जो प्रीपोजिशन होते हैं जो अकेले होते हैं वो सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं. रिमेंबर, दिस इज सुशील शुक्ला's क्लास. एंड एक बात और कि अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली मॉर्निंग आपके लिए एक लेक्चर अपलोड करता हूँ. अभी सिंथेसिस की सीरीज चल रही है एंड इसके बाद मैं पूरे ग्रामर पर, जितने ग्रामर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एकेडमिक सिलेबस में है, मैं सब पर वीडियो लेक्चर बनाऊंगा. और आशा करूंगा कि आप आसान भाषा में अंग्रेजी ग्रामर को सीखेंगे और मेरी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. यहाँ पे दो कार्य हैं. एक, आपकी उम्मीदों पर हमें खरा उतरना है और हमारी उम्मीदों पर आपको खरा उतरना है. कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस और आंसर्स ये प्रूव करते हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं. अभी कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था और उसका बहुत सारे लोगों ने बहुत सही जवाब दिया है. मैं उन सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ. ऋषभ ने अच्छा जवाब दिया था, प्रज्वल ने अच्छा जवाब दिया था, शिवम कश्यप ने अच्छा जवाब दिया था. तो ये सारे लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिए थे, तो मैं इन सबको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ. एक कोई रूपा कुमारी हैं, मैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ. सी इज ट्राइंग वेरी वेल, बहुत अच्छी कोशिश है. तो ऑल दीज स्टूडेंट्स, दे आर ट्राइंग वेरी वेल एंड इसके लिए आई कॉन्ग्रेचुलेट देम एंड होप कि ये और अच्छा सीखें, बेहतर सीखें. एंड आपके अगर कोई क्वेश्चंस, क्वेरीज और डाउट्स हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें. ये दर्शाता है कि आप एक्चुअली सीरियस हैं, आप एक्चुअली कुछ करना चाहते हैं. सो आगे बढ़ते हैं. तो ये सिंपल है. सिंपल कौन है? जो अकेले हैं. ये टू, एट, विद. और कंपाउंड क्या है? कंपाउंड आप जानते हैं, संयुक्त को कहते हैं. अर्थात जब दो सिंपल प्रीपोजिशन मिलकर के एक नए प्रीपोजिशन का निर्माण करते हैं. जैसे आप इन और टू को मिला दीजिए, देख रहे हैं ना, आपने इनटू भी देखा होगा, तो वो कंपाउंड प्रीपोजिशन है, इनटू हो गया. अभी आपने विद और इन को मिला दिया, क्या हो गया? विद इन हो गया. आपने अप और आन को मिला दिया, क्या हो गया? अपान हो गया. आपने अप और टू को मिला दिया, क्या हो गया? अप टू हो गया. सो दीज आर द कंपाउंड प्रीपोजिशंस. Remember, when two simple prepositions are just connected with each other and a new preposition comes out, and that one is compound preposition, and simple preposition जो है वो अकेले हैं, उनमें कोई किसी को जोड़ा नहीं गया. आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे. अच्छा, फ्री प्रीपोजिशन क्या है? व्हाट आर फ्री प्रीपोजिशन? तो यहाँ पर आपने ऐसे सुना होगा, ऐसे देखा होगा, जैसे आपने यूज किया होगा अकॉर्डिंग टू, आपने यूज किया होगा ड्यू टू, आपने यूज किया होगा ऑन अकाउंट ऑफ, आपने यूज किया होगा विद रेफरेंस टू, ऐसे, इन ल्यू ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, आपने बहुत यूज किया होगा इन स्पाइट ऑफ. मेरे कहने का मतलब ये है कि ये प्रीपोजिशन का एक ओवरव्यू है, बट डोंट थिंक कि दिस इज द कंप्लीट वीडियो लेक्चर ऑन प्रीपोजिशन. ये कतई नहीं हो सकता, बिकॉज प्रीपोजिशन इज अ वेरी चैलेंजिंग टॉपिक एंड आई हैव टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक. एंड इस पर मैं एक अतिरिक्त वीडियो बनाऊंगा. छोटा सा एक ओवरव्यू हमने दिया, एक इंट्रोडक्शन वीडियो आपको दिया, ये कि 3 प्रीपोजिशन होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और फ्रेज. ये अकेले रहने वाले वो सिंपल हैं. जब दो सिंपल मिल करके एक नए प्रीपोजिशन का निर्माण करते हैं तो कंपाउंड है. और फ्रेज कौन है? अकॉर्डिंग टू. जैसे आप कहते हैं अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, ड्यू टू मीन्स के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स के कारण, विद रेफरेंस टू का मतलब होता है के संदर्भ में, और इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद. तो ये तो प्रीपोजिशंस है. अब इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग करके कैसे हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल बना सकते हैं. तो डियर फ्रेंड्स, आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि प्रीपोजिशंस के यूज क्या है. जैसे अभी इन का प्रयोग है बड़े स्थानों के लिए, वेशभूषा प्रकट करने के लिए, किसी सन के पहले, किसी बड़े शहर के पहले, किसी व्यवसाय को प्रकट करने के लिए, और निश्चित समय तक कोई कार्य समाप्त हो जाने के लिए,
और ऐसे बहुत सारे प्रिपोजिशन के यूज हैं वेशभूषा प्रकट करने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, लेकिन मैं मानता हूं कि अभी आपको नहीं क्लियर होगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि प्रिपरेशन एक चैलेंजिंग टॉपिक है, एंड आई हैव प्रॉमिस्ड यू टू मेक अ सेपरेट वीडियो लेक्चर। मैं बनाऊंगा भी, एंड अप का प्रयोग आना चाहिए, ऑन का प्रयोग आना चाहिए, टू का प्रयोग आना चाहिए, इनटू का प्रयोग जैसे गति को दिखाने के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है, विद इन समय से पूर्व किसी कार्य को समाप्त करने के लिए। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू है, ड्यू टू है, इन स्पाइट ऑफ है। मैं दो एक एग्जांपल्स बता दे रहा हूँ कि कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को प्रीपोजिशन की मदद से एक सिंपल बनाया जाता है। तो कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन प्रीपोजिशन पे आप याद रखिएगा कि यू नीड अ सेपरेट वीडियो लेक्चर। ये एक चैलेंजिंग टॉपिक है, एंड वी हैव टू लर्न अ लॉट अबाउट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ कि ही वाज इल, ही ज्वाइंड द क्लास। वो बीमार था, उसने क्लास ज्वाइन की। ये वो बीमार था, उसने क्लास ज्वाइन की। इसमें एक प्रीपोजिशन है इन स्पाइट ऑफ, इसका अर्थ होता है के बावजूद। ये इसका प्रयोग हम कर रहे हैं। वो बीमार था, उसने क्लास ज्वाइन की। आप ऐसा लिख सकते हैं, बीमार होने के बावजूद उसने क्लास ज्वाइन की। तो यहां पर हमने लिखा इन स्पाइट ऑफ। ये अब आप याद रखिएगा कि जो प्रीपोजिशंस होते हैं, ये हमेशा के लिए याद रखिएगा कि प्रीपोजिशन जो होते हैं उनके बाद जब कभी वर्ब आती है तो वो हमेशा अपने आईएनजी फॉर्म में आते हैं। उसे आप आईएनजी फॉर्म में जरूर लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पर वर्ब कहाँ है, ये वाज, ये प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। अब इसके बाद इसको हमें लाना है यहाँ पे, तो आईएनजी फॉर्म में आएगी, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जब वर्ब आती है तो वो अपने आईएनजी फॉर्म में आती है। लेकिन याद रखिए कि ये फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म बनेगी, और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इसकी, बी, वाज, बीन। तो आप किसका यूज करेंगे, बी। यहाँ पे हमने लिया बी, और इसी में क्या जोड़ दिया, बीइंग। ये बन गया इन स्पाइट ऑफ बीइंग क्या, इल, कॉमा। अब आगे हमने लिख दिया ही ज्वाइंड द क्लास। तो बीमार होने के बावजूद भी उसने क्लास ज्वाइन की। तो कहने का मतलब इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही ज्वाइंड द क्लास। एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं, दो एग्जांपल तो कम से कम आप देख लें, फिलहाल हमें आपको एक वीडियो लेक्चर देना है। यहाँ पे दूसरा हमने लिखा कि ही वाज पुअर, he could not continue his education। वह पुअर था और उसने अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाई, जारी नहीं रख सका, मींस स्टॉप हो गई। सो ही वाज पुअर, ही कुड नॉट कंटिन्यू हिज एजुकेशन। तो वो गरीब था, वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाया। आप एक इसमें देख रहे होंगे ऑन अकाउंट ऑफ, इसका अर्थ होता है के कारण। अब हम अगर इसको यहाँ पे लाएं, यहाँ पे हमने यूज किया ऑन अकाउंट ऑफ, यही मीन्स के कारण। किसके कारण, गरीब के कारण कि गरीबी के कारण। अगर आप यहाँ पुअर लिख देंगे तो ये गरीब के कारण वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाया। आपको लिखना पड़ेगा कि गरीबी के कारण, और गरीबी की अंग्रेजी क्या होती है, पुअर नहीं होता। यहाँ पे हमने कर दिया पावर्टी। पावर्टी, पावर्टी मीन्स होती है निर्धनता, POVERTY। ऑन अकाउंट ऑफ पावर्टी, कॉमा, और आगे हमने लिखा ही कुड नॉट कंटिन्यू हिज एजुकेशन। तो ये आपका दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बन गए, और ये किसकी मदद से बने हैं, ये प्रीपोजिशन की मदद से बने हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, और नेक्स्ट हमारा है एडजेक्टिव का प्रयोग। अभी दो प्रयोग बाकी हैं, एक एडजेक्टिव का, एक नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। सो देखते हैं बाय यूजिंग एडजेक्टिव। डियर फ्रेंड्स, मैंने कल भी कहा था एडजेक्टिव विशेषण होते हैं, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं। ये बहुत आसान, सबसे आसान टॉपिक है कि इसके प्रयोग से हम दो या दो से अधिक कुछ मिला करके एक सिंपल बनाए। और हमने कल भी बताया था कि एडजेक्टिव का प्रयोग सामान्यतया उस संज्ञा के पहले होता है, उस संज्ञा के पहले होता है जिसकी वो विशेषता प्रकट करता है। जिसकी वह विशेषता प्रकट करता है।
अरे वैसे भी आप जान लो, मेरे पास कलम अच्छी है, ये कहना उचित होगा कि मेरे पास एक अच्छी कलम है। तो अच्छी होना कलम की विशेषता है। अच्छी कलम, कलम के पहले ही तो अच्छी शब्दारा है। मतलब ये है कि प्रीपोजिशन का, सॉरी एडजेक्टिव का, विशेषण का प्रयोग सामान्यतः उस संज्ञा के पहले होता है जिसकी वो विशेषता प्रकट करता है। अब जैसे यहाँ पे मैं यही लिख दूं आसान सी भाषा में कि आई सा ए मैन, द मैन वाज ओल्ड। आसान है। मैंने एक आदमी देखा, आदमी बूढ़ा था। आप सब इसको कंप्लीट कर चुके होंगे, इसको बना चुके होंगे। ये इसको उठा के यहाँ रखो मैन के पहले, क्योंकि मैन की विशेषता क्या है? ओल्ड होना। तो ओल्ड को हमने क्या किया? मैन के पहले लिख दिया। तो आई सा, यहाँ पे ए नहीं रहेगा, फिर अब हो जाएगा आई सा एन ओल्ड मैन। ये जो हमारा नया सिंपल सेंटेंस बनेगा, आई सा एन ओल्ड मैन, ये बन गया। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप ऐसे ढूंढ के लिखिएगा। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि आई मेट ए गर्ल, शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। मैं एक लड़की से मिला, लड़की बड़ी इंटेलिजेंट थी। तो यू कैन से, यू कैन कंबाइन दीज टू सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस। आई मेट अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, आई मेट अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। ओके, आप लिख सकते हैं कि दिस वन, आई हैव अ वॉच। दिस वन, आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। एंड द वॉच इज वेरी कॉस्टली, घड़ी बहुत कीमती है। बट डोंट थिंक दिस इज नॉट अ वेरी कॉस्टली वॉच, ये कोई कीमती घड़ी नहीं है, राइट? ये कीमती मेरे लिए इसलिए है बिकॉज इट टेल्स मी द करेक्ट टाइम, मुझे करेक्ट टाइम देती है। एंड कि मेरी लाइफ की जो पहली घड़ी थी, इट वॉज फॉर 30 रुपीज़। मेरा अभी मैंने उसको बहुत संभाल के रखा है। 30 रुपये की घड़ी रखी हूँ मैंने। 30 रुपये का घड़ी मैंने रखा है एंड वो करेक्ट टाइम देती है। दैट गिव्स करेक्ट टाइम मीन्स, घड़ी इसलिए इम्पोर्टेंट है, कीमती है, बिकॉज टाइम कीमती है। यू अंडरस्टैंड? होप यू अंडरस्टैंड वेल। सो आई हैव अ वॉच, द वॉच इज वेरी कॉस्टली। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई हैव अ वॉच, आई हैव अ वॉच, एंड दूसरा सेंटेंस है इट्स वेरी कॉस्टली। होप कि आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बट डोंट थिंक कि ये एक ही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं अभी और दूंगा वीडियो क्लास में, एंड उसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप लिख लेंगे। तो आई हैव ए वॉच, द वॉच इज वेरी कॉस्टली, इसका आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और ये किसका प्रयोग होगा? एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। और मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि सामान्यतया एडजेक्टिव का प्रयोग, विशेषण का प्रयोग उस संज्ञा के पूर्व किया जाता है जिसकी वो विशेषता प्रकट करते हैं। तो मेरी घड़ी की विशेषता जो भी प्रकट कर रहा है, मेरी घड़ी के पहले आप लगाइए। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, डोंट, ये सब चलो आगे नेक्स्ट बात है। एंड लास्ट वन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इज बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अच्छा, ये आप क्या सीख रहे हैं? ये दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं, और वो भी फाइनाइट वर्ब को हटा करके। तो होप यू अंडरस्टैंड। और लास्ट है बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। व्हाट इज नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट? ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है क्या? रिमेंबर कि आपको मैंने परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ाई थी। परफेक्ट पार्टिसिपल याद है ना? आपको शायद इस तरह के एग्जांपल्स याद होंगे। ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। ये ही स्लेप्ट, खुश हो गया। सिंपल, इसे सिंपल बनाना होता था। तो वहां पे आप देखते थे कि जब दो कार्यों के बीच में समय का अंतर आता था तो आप क्या यूज करते थे? हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते थे। यहां देखिए, उसने अपना होमवर्क खत्म किया एंड होमवर्क खत्म करने के बाद बस हो गया। तो आप क्या करते थे? यहां पे लिखते थे हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क, और यहीं पे आप कॉमा यूज करते थे और आगे लिखते थे ही स्लेप्ट। ये आपकी नॉन फाइनाइट बन गई, ये सिंपल सेंटेंस बन गया। बट यहाँ थोड़ी सी कंडीशन, थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो एक्चुअली थोड़ी सी डिफरेंट है।
वो क्या है सिचुएशन में आपको आई वुड लाइक टू टेल यू द सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे मैंने लिखा द सन रोज, सूरज उदय हुआ, और आगे मैंने लिखा कि द स्टार्स, जो स्टार्स थे, तारे थे, वो डिसअपियर्ड हो गए। सूरज उदय हुआ और तारे विलुप्त हो गए। अब देखो यहाँ पे भी टाइम का डिफरेंस मिल रहा है। सूरज के उदय होने के पश्चात स्टार्स जो है वो तारे जो है वो डिसअपियर हो। तो इसमें भी गैप ऑफ टाइम था, इसमें भी गैप ऑफ टाइम है, बट डिफरेंस दोनों में ये है कि इसमें जो था वो सब्जेक्ट एक ही था। जैसे ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, यही तो था, मैंने मिटा दिया है। ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, और दूसरा था ही स्लेप्ट। तो अब आप देखो दोनों में गैप ऑफ टाइम है। होमवर्क को कंप्लीट किया, सो गया, तो ही यहाँ भी है, यहाँ भी है। दोनों के सब्जेक्ट्स जो होते थे वो सेम होते थे, यानी जो सेट ऑफ सेंटेंसेस दिए जाते हैं हमें, एंड उनमें की जब दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट सेम हो और टाइम का गैप मिले तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल से उसको हम सिंपल बनाते हैं, मीन्स नॉन फाइनाइट बनाकर। लेकिन जब दोनों में गैप ऑफ टाइम मिले और दोनों के सब्जेक्ट्स अलग अलग हो, यहाँ द सन है, यहाँ द स्टार्स है, यानी सूरज और ये क्या है, ये तारे हैं, तो दोनों के सब्जेक्ट्स अलग अलग। अगर इसको यूज करते हैं, हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, सपोज दैट हमको यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा हैविंग और उसके बाद रोज, राइज की सेकंड फॉर्म है, ये यूज हुआ है राइज, राइज मीन्स उगना, रोज और राइजन, राइज रोज राइजन होता है। तो आप क्या करेंगे, हैविंग और थर्ड फॉर्म यूज किया तो आपने क्या हो गया, हैविंग राइजन, कॉमा किया, और उसके बाद यहाँ पे द सन है, यहाँ द स्टार्स। तो सिचुएशन ये होगी कि आप इसको रखेंगे कि इसको रखेंगे। यहाँ पे क्या होता था कि दोनों एक होते थे तो दोनों में से किसी एक को रख सकते थे, बट रिमेंबर कि यहाँ पे द सिचुएशन इज डिफरेंट एंड बोथ द सब्जेक्ट्स ऑफ ऑफ द सेंटेंसेस आर डिफरेंट, एंड आप दोनों में से एक को रखेंगे तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी, दूसरा कहा जाएगा। इसलिए इसी सिचुएशन को कि जब दोनों कार्यों के बीच में समय का अंतर तो मिलता है परंतु दोनों सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं तो उसे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं, और जब दोनों कार्यों के बीच में समय का अंतर मिलता है और दोनों सब्जेक्ट्स एक ही होते हैं तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं। तो परफेक्ट पार्टिसिपल और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि जब दोनों कार्यों के बीच में समय का अंतर मिले और दोनों की सब्जेक्ट्स एक ही हों तो वहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल यूज होती है, और जब दोनों कार्यों के बीच में समय का अंतर मिले लेकिन सब्जेक्ट्स अलग अलग हो तो वहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज होता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वही है जब दो कार्यों के बीच में समय का अंतर मिले और दोनों के सब्जेक्ट्स अलग अलग हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, फिर वहां हम हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं करते, वहां पर सबसे पहले हम फर्स्ट सब्जेक्ट यूज करते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट यूज करते हैं और फिर हैविंग यूज करते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चरली हम इसको ऐसे यूज करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले द सन और उसके बाद फिर क्या लिखना है, हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैविंग, और उसके बाद हमने क्या किया, राइजिंग। ये कई बार एकेडमिक एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन पेपर में इस तरह के सवाल किए जाते हैं, इसलिए आपको इसको ध्यान में जरूर रखना है। तो कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग से कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस मिलाकर के सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। द सन हैविंग राइजन, अब एक ही सब्जेक्ट यहाँ बचा हुआ है, अब आप आराम से लिख सकते हैं द स्टार्स डिसअपीयर्ड, आप समझ रहे होंगे। एक और लिखते हैं द रेन स्टॉप्ड, रेन रुक गया, बारिश रुक गया, दे स्टार्टेड देयर जर्नी, रेन रुक गया, उन्होंने अपना, जो लोग रुके थे उन्होंने अपना जर्नी को स्टार्ट कर दिया। अब आप देखिए कि यहाँ पे भी समय का अंतर है, रेन रुका फिर जर्नी स्टार्ट हुई, कहने का मतलब ये है कि आप क्या करेंगे, इसको आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, दोनों के सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, ये देखिए रेन है, यहाँ पे दे है, एक ही होता तो परफेक्ट पार्टिसिपल यानी हैविंग की वर्ब की थर्ड फॉर्म के प्रयोग से इसको सिंपल बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों के सब्जेक्ट्स अलग अलग है, और सब्जेक्ट्स अलग अलग होने का मतलब ये है कि आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यानी पहला सब्जेक्ट पहले रखेंगे, यहाँ पे हो गया द रेन हैविंग स्टॉप्ड, फिर कॉमा आपने किया, फिर यहां पे लिखा दे स्टार्टेड देयर जर्नी। सो ये आज का सेगमेंट था, ये लास्ट यूज था नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट
इसके प्रयोग से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये हमने आपको बताया। आशा करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अब आज के इस सेगमेंट का जो क्वेश्चन है, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में जिसका राइट आंसर लिखना है वो हम लिख रहे हैं। ओके, यहां पे हमने लिखा द वर्क वाज डन। The workers left the factory. This is the question. This one is the group of sentences, and you have to combine this group of sentence into one simple sentence. And remember, you have to use, आप जिसका प्रयोग करके बना सकते हैं बनाइए, और हाँ, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप लिख सकते हैं तो डोंट थिंक दैट दिस इज ए चैलेंज, बट मे बी इसे आपको एक चैलेंज के रूप में ही एक्सेप्ट करना है। ओके, बिकॉज क्या होगा, गलत होगा। उठकर गिरना, गिरकर उठना, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीते हार का। तो गलत होगा और क्या होगा। वो है ना कि किसी ने कहा है कि गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदाने जंग में, वो शख्स क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो घुटनों पे चलने वाले, घुटनों के बल चलने वाले कभी गिरते नहीं हैं। आप अगर घोड़े पे सवार हैं तो भी गिरेंगे, तभी गिरेंगे और गिर कर उठेंगे, उठकर चलेंगे, चलकर दौड़ेंगे, और ये संपूर्ण आसमान, सारी दुनिया, सारा जहां हमारा होगा। मेरा विश्वास करें आप। इसका जवाब मैं कमेंट बॉक्स में वेट कर रहा हूं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर एंड आई बिलीव कि यू विल राइट द करेक्ट आंसर। आप जरूर लिखें। ओके, मीट यू टुमारो, सेम टाइम, सेम प्लेटफॉर्म और सेम सेशन में फोर्थ पार्ट लेकर के सिंथेसिस का। और कल के सेगमेंट में हम सीखेंगे कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जा सकता है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जा सकता है। आपके क्वेश्चंस, क्वेरी, डाउट्स, सजेशंस वेलकम है, मैं उनका स्वागत करता हूं। अगर आपने इस क्लास को लाइक किया तो कमेंट जरूर लिखें। कल मिलते हैं, पर याद रखिए कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू वेरी मच।